सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ, क्या चीज़ें उसके अंदर थी, क्या क्या मतलब कॉम्प्राइजेस था, वहाँ की फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से थी, वो सब कुछ हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज मतलब कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स थे इस तरीके से जिससे मिला करके फ्रेंच सोसाइटी बनती थी। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर जो है वो 3 तरीके के एस्टेट्स थे। एस्टेट्स मतलब कि 3 तरीके के उसके जो पूरी जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी, 3 जो है वो पार्ट्स में बटी हुई थी। एक था क्लर्जी ग्रुप, एक था नोबिलिटी ग्रुप और एक था आपका मतलब कि जिसके अंदर जो है वो सारे लोग आ जाते थे। ठीक है, मतलब कि थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट के अंदर आते थे क्लर्जीज। क्लर्जीज कौन होते थे? क्लर्जीज वो होते थे जो कि बेसिकली चर्च से बिलोंग रखने वाले या फिर चर्च में काम करने वाले, चर्च में बिलोंग करने वाले, चर्च की मतलब जो फादर वगैरह है उनकी फैमिली के लोग, जो वहाँ पे पादरी हैं उनकी फैमिली के लोग, मतलब जो हेल्पर्स हैं, मतलब ये सब जो है वो क्लर्जी ग्रुप के अंदर आते थे। और इनको जो है वो सोसाइटी में सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया था, सबसे टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी दी जाती थी वो इन्हीं को दी जाती थी। सेकेंड इज द नोबिलिटी ग्रुप। नोबिलिटी ग्रुप के अंदर क्या था? नोबिलिटी ग्रुप के अंदर ये था कि जो भी सोसाइटी के अंदर ऐसे कुछ लोग थे जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, कि वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पैदा हुए हैं, इस पर्टिकुलर सोसाइटी में पैदा हुए हैं, तो उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स जो बाय बर्थ होते थे और उनको मिलते ही मिलते थे। ठीक है, तो ये होता था नोबिलिटी ग्रुप के अंदर। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप था, जो थर्ड एस्टेट थी, उसके अंदर आते थे सभी बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट में काम करने वाले लोग, किसान, आर्टिस्ट। ठीक है, इसके अलावा लेबर्स, सर्वेंट्स, सभी जो है वो इस ग्रुप के अंदर आ जाते थे। तो इस तरीके से जो टोटल सोशल स्ट्रक्चर था उस वक्त फ्रेंच का मतलब फ्रांस का, वो पूरा इस तरीके से बटा हुआ था। अब नेक्स्ट चीज जो थर्ड एस्टेट थी उसके अंदर कुछ लोग पुअर भी थे और कुछ लोग जो अमीर भी थे, दोनों से मिला जुला कॉम्प्राइजेस था, दोनों का मिला जुला। इसके अलावा जो फर्स्ट एस्टेट और जो सेकंड एस्टेट था उनके कामों का भी सारा बर्डन थर्ड एस्टेट को ही जो है वो भुगतना पड़ता था, क्योंकि जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट थे वो कोई टैक्स नहीं पे करते थे, उनको पूरी तरह से टैक्स रिलैक्सेशन मिला हुआ था सरकार की तरफ से, मतलब उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी। जबकि जो थर्ड एस्टेट था उनको अच्छा खासा अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ता था। इवन जो फर्स्ट एस्टेट था, जो मतलब कि आपका ये जो क्लर्जी ग्रुप था, वो भी इवन कुछ टैक्सेस जो है वो मतलब कि डिमांड करता था थर्ड ग्रुप से। ठीक है, मतलब थर्ड ग्रुप को कुछ टैक्सेस चर्च को भी पे करने पड़ते थे। अब वहां पर जो है वो मतलब कि फ्रांस के अंदर ऐसी सिचुएशन जो है वो मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आ गई कि जब पॉपुलेशन फ्रांस का बढ़ता चला गया, ठीक है, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, ठीक है, कंट्री के अंदर फूड की स्कार्सिटी होने लगी, फूड की कमी होने लगी, जिसकी वजह से वहां पे जो रिच थे और जो पुअर थे उनके बीच का गैप और वाइडन हो गया और ज्यादा चौड़ा होता चला गया। तो अमीर गरीब के बीच में बहुत एक खाई सी बनती चली गई, गैप सा क्रिएट होता चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे क्राइसिस यानी कि बहुत सारे विवाद होने लगी, बहुत सारी समस्याएं होने लगी। ठीक है, कंट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। लेकिन इससे एक चीज हो रही थी कि इससे ना धीरे धीरे मिडिल क्लास जो वर्ग था, जो मिडिल क्लास जो सेक्शन था सोसाइटी का, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब देखिए कि जनरली क्या हो रहा था कि जो अमीर था वो बहुत अमीर होता चला जा रहा था, गरीब था वो बहुत गरीब होता चला जा रहा था, क्योंकि सोशल ऑर्डर कुछ ऐसा बन गया था, मतलब समाज कुछ इस तरीके से बना हुआ था कि इस तरीके की डिवीजन बढ़ चुकी थी। लेकिन अब इस सब के होने की वजह से एक चीज हो रही थी कि जो मिडिल क्लास वर्ग था, मतलब ऐसे लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और कुछ सम्माननीय नौकरियां कर रहे हैं, मतलब कुछ रिस्पेक्टेबल जॉब्स कर रहे हैं, वो सभी लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ती चली जाती है। इवन आज भी अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो मिडिल क्लास जो वर्ग है, जो मिडिल क्लास जो सेक्शन है, वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि उनका कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उनका कुछ बेटरमेंट हो रहा है, वो सब ग्रोथ की बात नहीं कर रहा है, मतलब कि उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई पढ़ाई कर रहा है, हर कोई पढ़ लिख रहा है, तो हर कोई जो है वो मिडिल क्लास की श्रेणी में आता जा रहा है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन कैसे कैसे क्या क्या हुआ डेट्स के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले जो 1774 में
जो मतलब कि जो किंग थे वहां के, लुई 16, मतलब कि वो वहां पे किंग बने। पिछले राजा ने जो है वो मतलब रिजाइन कर दिया, उनको हटा दिया गया और लुई 16 जो है वो राजा बने 1774 के अंदर। उनको जो ट्रेजर मिला, जो उनको खजाना मिला, वो पूरी तरह से खाली था। उनके खजाने में कुछ भी नहीं था, मतलब कि राज खजाना बिल्कुल खाली था। मतलब उनको राज्य चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता था। ऐसी वाली जो है वो सिचुएशन थी फ्रांस के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक डिसकंटेंट सा आने लगा। मतलब कि जो सोसाइटी थी वो बहुत ही नाराज सी रहने लगी राज परिवार से और राजा से। हालांकि जो न्यू राजा था लुई 16, उसका इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। उसको पिछले राजाओं से ही जो है वो मतलब कि कम जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि कम मतलब कि बेनिफिट्स मिले, कम ट्रेजर मिला, खजाना उनको कम मिला, चलाने का मौका उतना नहीं मिला ठीक से। लेकिन फिर भी जो मतलब कि जनता थी, जो फ्रांस के लोग थे, उनके बीच में एक डिसकंटेंट सा आ गया। एक मतलब एक फीलिंग आ गई कि यार हमारा जो राजा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ये है वो है। क्योंकि अल्टीमेटली जब चीजें ठीक नहीं होती देश में तो फिर टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, लोगों की नौकरियां चली जाती है। तो ये सब समस्याएं बहुत आम है, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आम हो जाती है वहां पे। इसके अलावा 1989 के अंदर क्या हुआ कि अब जो थर्ड एस्टेट थी उन्होंने एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी कंट्री के अंदर जो है वो साथ साथ ही पीजेंट्स का रिवोल्ट शुरू हो गया। मतलब एक आंदोलन शुरू हो गया पीजेंट्स का, किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया। और साथ ही में जो थर्ड एस्टेट थी, आपको बताई थी फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, तो जो थर्ड वाली एस्टेट थी उन्होंने साथ ही साथ क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने साथ ही साथ जो है वो रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिया और एक अपनी जनरल असेंबली क्रिएट कर ली। मतलब उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया, एक अपना एक मतलब एक सिस्टम क्रिएट कर लिया कि हम भी एक अलग से पूरा एक मतलब की वैल्यू क्रिएट करते हैं, है ना। तो उस तरीके से जैसे लेबर लोग लेबर यूनियन बना लेते हैं, ऐसे थर्ड एस्टेट ने अपनी एक यूनियन बना ली थी, अपनी एक एस्टेट बना ली थी, जनरल असेंबली क्रिएट कर ली थी। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1991 के अंदर लगभग 2 साल के बाद में जैसे ही इन्होंने जनरल असेंबली बनाई थर्ड एस्टेट ने, 1991 के अंदर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और जो राजा था उसकी सभी शक्तियों को लगभग रिड्यूस कर दिया गया। मैं आधा नहीं कहूंगा, मतलब बहुत रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। मतलब कुछ परसेंट ही जो है वो बस पावर्स अब राजा के पास बची थी। मतलब पूरी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं आया था क्योंकि राजा अभी भी था वहां पे, राजा का राज था, राजा की वैल्यू भी थी। लेकिन राजा के पास जो शक्तियां होती हैं, किंग के पास जो पावर्स होते हैं, उनको कई हद तक रिड्यूस कर दिया गया था। इसके अलावा जो फ्रांस था वो अब 1992 के अंदर एक रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। मतलब ठीक है, तो इससे क्या हो गया था, लेकिन वो जो रिपब्लिकन बना भी था ना, वो पूरी तरह से रिपब्लिकन नहीं था, एक पार्शियल रिपब्लिकन आप इसे कह सकते हो। क्यों? क्योंकि राजा तो अभी भी था वहां पे। 1795 के अंदर क्या हुआ कि एक नया कन्वेंशन जो है वो अपॉइंट किया गया, जिसने कि क्या किया, मतलब कि 95 के अंदर एक नया जो है वो 5 मैन डायरेक्टरेट जो है वो मतलब कि साइन किया गया। मतलब कि एक सिस्टम क्रिएट किया गया जो कि राजा पर, राजा की एक्टिविटीज पर, राजा के मंत्रियों की एक्टिविटीज पर जो है वो नजर रखेगा और साथ ही में ये देखेगा कि जो भी मतलब कि एक्टिविटीज राजा कर रहा है वो सभी देश के हित में है, मतलब देश के बेनिफिट में है या राजा के अपने बेनिफिट में, तो वो चीजों पर नजर रखेगा। 1999 के अंदर ये जो रिवोल्यूशन था, पूरा एक रिवोल्यूशन चल रहा था, आंदोलन चलता आ रहा था, ठीक है, वो एक एंड हो गया नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के साथ में। अब धीरे धीरे फ्रेंच रिवोल्यूशन की पूरी एक टाइमलाइन समझ लेते हैं, कब से कब तक हुआ। तो 70s से लेकर के और 94 तक जो ये 99 तक जो ये पूरा हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के आने से पहले क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ, एक मतलब लाइन वाइज समझ लेते हैं। 70s से लेकर के 80s तक, 1770 से 1780s तक क्या हुआ, वहां की जो इकोनॉमी थी, पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो डिक्लाइन जाने लगी और गवर्नमेंट जो है वो अच्छे खासे डेट में आ गया था, कर्जे में आ गया था। डेट मतलब कर्जे में आ गया था, तो वहां की सरकार कर्जे में आ गई थी और जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन जाने लगी थी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, जो पूरे देश की सिस्टम था वो डिक्लाइन जाने लगा था, पैसे की कमी हो गई थी। अब 1788 से 89 के बीच में क्या हुआ, अब एक तो कहते हैं ना कि मतलब आपने कहावत सुनी होगी, मतलब कि गरीबी में आटा गीला, मतलब कि एक तो वैसे ही क्राइसिस बहुत खराब है, बहुत बुरे हालात से चल रहा है देश, ऊपर से वहां पे क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ उस ईयर, ठीक है। उस ईयर सूखा पड़ गया, बैड हार्वेस्ट मतलब कि बुरी फसल आई, मतलब कि फसल ही ठीक से नहीं हो पाई। तो फसल ठीक से नहीं हो पाई तो खाने की भी कमी पड़ने लगी देश के अंदर, तो और सिचुएशन वर्स्ट हो गई। अब जो है वो इसके अलावा क्या हुआ कि जो एस्टेट्स थी उन्होंने रिफॉर्म्स की डिमांड करनी शुरू कर दी थी इसी ईयर में, 89 में 5 मई को, 5 मई 1789 को जो है वो जो थर्ड एस्टेट थी उन्होंने रिफॉर्म्स की मांग करनी शुरू करी। रिफॉर्म्स मतलब
रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि जो पॉलिसीज अभी करंटली हैं उनको आप बदल के नई पॉलिसीज बनाइए, उन्हीं में कुछ चेंजेस कीजिए जो कि सभी एस्टेट के बेनिफिट के लिए हो। भाई देखो थर्ड एस्टेट के साथ ठीक नहीं हो रहा था ना, तो वो चाहते थे कि सभी एस्टेट के लिए रेगुलर मतलब बराबर रूल्स होने चाहिए, तो उन्होंने डिमांड करने शुरू कर दिए थे रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स मतलब नए रूल्स की। इसके अलावा जो मतलब कि नेशनल असेंबली बनाई गई 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, और वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये लाइन याद रख लेना, 14 जुलाई 1789 जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब 4 अगस्त 1789 को इसी ईयर में जो मतलब कि इसको मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, नाइट ऑफ मतलब कि जब रात आई 4 अगस्त मतलब की, तो उसके अंदर जो है वो अरिस्टोक्रेसी के जो राइट्स थे वो खत्म हो गए। अरिस्टोक्रेसी के राइट के मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, जो नोबिलिटी ग्रुप और जो फर्स्ट ग्रुप थे उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स को, तो वो सभी खत्म कर दिए गए थे। अब 26 अगस्त यही 1789 के अंदर क्या हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हो गया था। मतलब कि अब जो वहां पे रहने वाले लोग थे उन सभी के लिए अधिकारों की घोषणा हो गई थी। अब जैसे हमारे इंडिया में हम लोग रहते हैं, हमारे पास में कुछ अधिकार है ना, हमारे बेसिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है हमारे पास में, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो वैसे ही वहां पे भी राइट्स की घोषणा हो गई थी कि अब सभी लोगों को राइट्स दिए जाएंगे। 1790 के अंदर क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली बनाया गया, और जो है वो मतलब कि उससे क्या हुआ, अब एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि राजा का सिस्टम अभी भी है, राजा वहां पे अभी भी है, बस एक कॉन्स्टिट्यूशन और आ गया है, ठीक है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन तो समझते हो ना, संविधान और आ गया है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा गया। और राजा की जो शक्तियां थी, जो किंग की पावर थी, वो कम कर दी गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1794 के अंदर जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो जो है वो मतलब कि एक 5 मैन कमेटी बनाई थी, वो मैंने अभी आपको पीछे बताया। और फिर 1799 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो लीडर बन गए थे वहां के, और इसी के साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया था। अब साथ ही साथ ना वुमेन रिवॉल्यूशन भी चल रहा था। वुमेन रिवॉल्यूशन मतलब वुमेन की भी वैल्यू थी सोसाइटी के अंदर, उन्होंने भी रिवॉल्यूशन अपना साइड बाय साइड स्टार्ट कर रखा था। अब स्टार्टिंग से ही जो वुमेन थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। मतलब ऐसा नहीं था कि जो ये रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेन ही रिवॉल्यूशन कर रहे थे, वुमेन भी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही थी, ठीक है। मतलब कि साथ साथ वो भी सड़कों पर उतर रही थी, रिवॉल्यूशन कर रही थी। हालांकि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्यों? क्योंकि आज तक वुमेन सिर्फ पर्दे में ही रही थी वहां पर फ्रांस के अंदर, मतलब कि घरों के अंदर ही रही थी, कभी बाहर नहीं निकली थी, और अब आकर के वो साथ दे रही थी। अब ज्यादातर जो वुमेन्स थी वो थर्ड एस्टेट से थी, वो दोनों काम कर रही थी। दोनों काम क्या कर रही थी? क्योंकि उनके मैन जो है वो प्रॉपरली रिवॉल्यूशन में लगे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो अब कमाने की जिम्मेदारी भी वुमेन पर आ गई थी और घर संभालने की जिम्मेदारी भी वुमेन पे आ गई थी, तो वो दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी जो पोजीशन है उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर उस वक्त वुमेन ने साथ ना दिया होता तो शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन कभी हो ही नहीं पाता सक्सेसफुल। तो अब जो है वो मतलब कि वुमेन के इंटरेस्ट में जो है वो कई सारे फिर पॉलिटिकल क्लब्स खुलने लगे, पॉलिटिकल न्यूज़पेपर्स आने लगे, जिन्होंने ये बोला कि यार वुमेन ने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी बाद में उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए। मतलब बाद में जैसे कि वोटिंग राइट्स दिए गए, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए, तो अभी वुमेन को स्टार्टिंग में कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो वुमेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको एक तरीके से बाईपास कर दिया गया, मतलब साइड कर दिया गया कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से। जबकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी जब वोट देने की बारी आई, जब अधिकार देने की बारी आई, तो वुमेन को साइड कर दिया गया। लेकिन फाइनली 1946 में, अब ये फाइनली आप देखिए कब से कब तक की बात है, 1799 में जो है वो मतलब कि वो सिस्टम सारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, मतलब लगभग 1800 मान लो, तो लगभग 150 साल फाइट करने के बाद जो है वो जाकर के फिर वुमेन्स को भी फ्रांस के अंदर वोटिंग राइट मिला। कब? 1946 के अंदर। तो एक बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए करी। अब वहां पे क्या हुआ, पहले ना स्लेवरी का बहुत जो है वो चलन था। स्लेवरी का मतलब क्या है? इसे दास प्रथा कहते हैं। मतलब कि मैंने एक व्यक्ति को, आज के टाइम पे मुझे किसी व्यक्ति को काम पे रखना है तो मैं उसे काम पे रखता हूँ, पैसे देता हूँ हर महीने, ऐसे होता है सिस्टम। पहले के टाइम पे क्या होता था, आप एक ही बारी उस पर्सन को या उस पर्सन की फैमिली को पैसे दे दो और वो जिंदगी भर के लिए वो बंदा आपका गुलाम हो गया। इसको स्लेवरी सिस्टम बोलते थे। तो वहां पे जो स्लेवरी सिस्टम था वो धीरे धीरे फिर खत्म किया गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ जितने फैक्ट्रीज होती थी,
जितने मिल्स होती थी, जितने मतलब कि ऑफिसेज होते थे, सबके अंदर सिर्फ स्लेव्स ही रखे जाते थे। स्लेव एक बारी खरीद लिया, जिंदगी भर वो काम करके देगा, बस उसको खाना खिलाना है और रहने को जगह देनी है, इस तरीके से। लेकिन ये सिस्टम फिर धीरे धीरे फ्रांस के अंदर जो है वो ये खत्म कर दिया गया। कब खत्म हुआ था वो समझ लो, मतलब कि 1794 तक जो है वो स्लेव सिस्टम बिल्कुल लीगल था वहां पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में 10 साल बाद मतलब कि जो है वो नेपोलियन जब राइज हुआ, उसका नेपोलियन का राइज हुआ, तो उन्होंने इसको खत्म नहीं किया, स्लेवरी सिस्टम को खत्म नहीं किया, बस इसके अंदर कुछ कुछ शर्तें डाल दी कि भाई आप बीमार स्लेव से काम नहीं कराओगे, उसका कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, किसी तरीके का उनको मारोगे पीटेगे नहीं, मतलब कुछ रूल्स डाल दिए गए, लेकिन स्लेवरी सिस्टम को खत्म नहीं किया। लेकिन फाइनली 1848 में जाकर के लगभग 50 साल बाद, नेपोलियन के आने के भी लगभग 50 साल बाद जो है वो जो मतलब कि स्लेवरी का जो सिस्टम था उसको फ्रांस के अंदर से पूरा खत्म कर दिया गया, ठीक है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उसे इलीगल घोषित कर दिया गया कि ये एक इलीगल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब रिवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ पे क्या असर पड़ा, ठीक है। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या हुआ कि जो मतलब कि फ्रांस था उसने कई सारे चेंजेस देखे, ठीक है। मतलब जो मेंस की, वुमेन्स की जो लाइफ थी, चिल्ड्रंस की लाइफ थी, वो एक तरीके से चेंज होने लगी, मतलब कुछ कुछ चीजें उसके अंदर चेंज होने लगी। अब कई सारे जो है वो लॉज पास किए, जो मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी फ्रांस की, उन्होंने कुछ सारे लॉज पास किए जिससे सभी को इक्वालिटी मिली, बराबरी मिली, पढ़ने का अधिकार मिला, बच्चे स्कूल जाने लगे, ठीक है, वो सब चीजें होने लगी। तो इससे जो है वो मतलब बेसिकली क्या हुआ, लेकिन लोगों के अंदर जो है वो एक भावना जागने लगी, एक फीलिंग जागने लगी, ठीक है, लिबर्टी की और इक्वालिटी की एवरीडे प्रैक्टिस के अंदर। अब लोगों के मतलब जहन में बस गया कि हमको जो है वो इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, और हमको लिबर्टी यानी कि आजादी चाहिए। तो वो अब लोगों के रूटीन में बन गया, एक लोगों की हैबिचुअल हो गए लोग उससे, ठीक है। और साथ ही में लोग अब पढ़ लिख रहे थे तो उनको अवेयरनेस भी बहुत हो रही थी, सोशल अवेयरनेस बहुत हो रही थी। लास्ट बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। तो 1804 के अंदर नेपोलियन ने जो है वो अपने आप को क्राउंड किया एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस, मतलब कि 1799 में ही आकर के कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन उसने लीगली अनाउंस किया था 1804 के अंदर कि नेपोलियन अपने आप को एम्परर यानी कि राजा घोषित कर दिया था फ्रांस का। और उसने जो है वो आसपास की जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको कॉन्कर करना शुरू कर दिया। कॉन्कर करना शुरू कर दिया मतलब उन पे अटैक करके, उनको हासिल करके, उनको अपने फ्रांस में जोड़ना शुरू कर दिया था, अपने एस्टेट में जोड़ना शुरू कर दिया था। कई सारी उसने ऐसी मतलब पॉलिसीज लगाई उसने जिसको बहुत कंट्रोवर्शियल माना गया। कंट्रोवर्शियल माना गया मतलब उसमें बहुत विवाद हुए कि वो सही थी, गलत थी, लेकिन फिर भी उसने फ्रांस को तरक्की की राह पर, यानी कि जो एक मतलब कि एक पाथ होता है जिसको हम बोले कि हाँ भाई डेवलपमेंट का पाथ है, वहां पे तो वो लेकर गया ही गया था, मतलब कि फ्रांस की डेवलपमेंट तो शुरू हो ही गई थी। इसके अलावा मतलब कि जो है वो मतलब कि उसने क्या किया, जहां जहां पे वो जीत जाता था वहां पे वो अपने फैमिली मेंबर्स को राजा बना दिया करता था, ठीक है। ये वाला स्टेट जीता, यहाँ पे राजा बना दिया, वो जीता, वहां पे राजा बना दिया, ऐसे करके। फिर उसके अलावा फाइनली जो है वो उसकी जो है वो डिफीट हो गई, मतलब कि वाटरलू के युद्ध में, ठीक है, द बैटल ऑफ वाटरलू बोलते हैं जिसे, तो उसके अंदर उसकी डिफीट हो गई, ठीक है। और उसी के साथ में जो है वो नेपोलियन का जो राइज था वो खत्म होने चला गया, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, मैंने इसके जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स कराए हैं, बट आई बिलीव कि ये डेट्स और ये सब कुछ भी अगर आप ढंग से याद कर लोगे, जितना मैंने कराया है, मैं इसके नोट्स भी भेज दूंगा, तो इतने भी आप कर लोगे तो आई बिलीव कि आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट सम अप हो जाएगा। फिर भी आप इस चैप्टर की थोरो रीडिंग करना, जो उनसी चीज़ नहीं समझ में उसको मार्क करना और मैं से पूछना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।